हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा के सेट नंबर 22 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 21 को डिस्कस करके वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप जाइए YouTube के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सभी जैसे ज्ञान बिंदु के टोटल सेट को एक साथ रखा गया है और प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, क्योंकि एक सेट को आपको आसानी से ढूंढने में मदद मिलेगी। तो जो भी सेट आपका रह जाएगा वो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि पूर्वी घाटी में स्थित पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण कौन सा है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह जो है पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों का क्रम नॉर्थ से साउथ की ओर पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे, तो देखिए जवादी नॉर्थ से लेके हमको साउथ की ओर जाना है, ठीक है। नॉर्थ से आपको साउथ दिशा की ओर, या ऐसे अगर ऊपर की तरफ अगर आप इंडिकेट करते हो, अगर ऊपर की तरफ आप इंडिकेट करते हो तो नॉर्थ यहाँ हो गया और साउथ ऐसे हो गया, ठीक है। तो अगर आप इंडिकेट करते हो तो पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वह उत्तर से आपको दक्षिण की तरफ आना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सबसे पहले आपका जवादी आ जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जवादी आएगा, फिर आपका सेबराय आ जाएगा, सेबराय आ जाएगी, सेबराय। उसके बाद आपका पंचमलाई, ठीक है, पंचमलाई, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है, ठीक है, पंचमलाई। और फिर सिरुमलाई, सिरुमलाई, इस तरीके से आ जाएगा नॉर्थ से साउथ दिशा की ओर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। यानी कि एक किस तरीके से कालखंड किस प्रकार से चला था उस सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो यह कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के मध्य हुआ था। तो सबसे पहले शुरुआत की बात करते हैं तो 1930 आप याद रखेंगे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी और 12 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम याद रख लेंगे, 12 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा। चलिए ऑप्शन 2 में बात करते हैं। गांधी हड़बीन है, यहाँ पे हड़बीन नहीं होता है, गांधी इरविन समझौता है, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। और यह हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसके बाद ऑप्शन 3 की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह 12 नवंबर 1930 को हुआ था, यानी कि 1930 इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। 1930 को हुआ था और यह कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से चला था 31 जनवरी 1931 तक। तो हमें स्टार्टिंग टाइम याद रख लिया, ठीक है। फिर ऑप्शन 4 की अगर बात करें तो पूछा गया है कि भगत सिंह को फांसी, ऑप्शन 4 की बात करें तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, सुखदेव, भगत, राजगुरु, इन सभी को 23 मार्च 1931 को, ठीक है। यह दिन भूलने वाला है ही नहीं, कौन भूल सकता है इस दिन को। 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। इसके अलावा ऑप्शन 5 की अगर बात करें बटलर आयोग का गठन, तो इसका गठन किया गया था 1927 में, ठीक है। और अंतिम क्या है आपका, छठा में पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट की अगर बात की जाए तो यह पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट जो है वह अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, जैसा आप जानते होंगे। तो आपको आंसर कमेंट में करके बताना है कि क्या होगा, सारा मैं नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बटलर आयोग का गठन, ठीक है। यहाँ 31 है, 31 है, फिर 30 है, तो सबसे पहले बटलर आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। तो 5 से शुरुआत होगी तो सारे के सारे यहाँ ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था बटलर आयोग का गठन 1927 में। फिर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। फिर उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक है। और 1930 में कब हुआ था, 12 नवंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरे में गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931, 5 मार्च 1931 आ जाएगा। और फिर आपका
यहाँ पे भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 आ जाएगा, और अंत में अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूना पैक्ट होगा। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, इसका कमेंट में आपको आंसर करना है, ठीक है, आप यहाँ पे आंसर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संसद के सत्रारंभ यानी कि संसद का जो सत्र शुरू होता है उसकी बात कर रहा है। तो होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदन के द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। तो उसे जो है 6 सप्ताह के अंदर क्या कर लिया जाना चाहिए, अनिवार्य रूप से, यानी कि यह कंपल्सरी है। कंपल्सरी बोले तो अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य रूप से इसे क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है मोटर गाड़ी उद्योग, उसे विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है। तो यह भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6ठे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो देखिए त्रिपुरी संकट में यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने किसे हरा दिया था, पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है, जो गांधी जी के द्वारा उन्हें मनोनीत किया गया था। तो पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने हरा दिया था, ठीक है, और उसमें सदस्यता को लेके उसमें महात्मा गांधी से उनकी मतभेद हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने रिजाइन दे दिया था, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र से स्थित है। तो देखिए इसमें से सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती, ये सारे के सारे जो हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र से माने इनका संबंध है, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत यह चारों के चारों आने वाले हैं, यानी कि चारों के चारों आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है, पूछा गया है कि राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता के रूप में कौन थे। तो यह थे श्याम नंदन मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य था, उस पर शासन करने वाले जो शासक थे उनका क्रम क्या है, यानी कि इसके बाद किसका नंबर आएगा, एक सीक्वेंस बता रहा है। तो देखते हैं ऑप्शंस को। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत हुई थी संगम, ठीक है, संगम वंश, फिर सुलूब, फिर तुलूब और फिर अराबिडू, यानी कि संगम, सुलूब, तुलूब और अराबिडू। इस प्रकार से इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का यह सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए यह आर्टिकल 117 की अगर बात करें तो 117 हमें बताता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर जो भी कोई विधेयक जो कर लगाया जाता है या कर लगा सकता है विधायिका के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 117 के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। यहाँ जो बात कर रहे हैं बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, तो यह मिला था किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है वह वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है या इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो वह माना जाता है ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, भारत में सबसे कम वर्षा किस मानसून में होता है या किस मानसून से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसने
उर्दू में तहजीबुल अखलाक, ठीक है, तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका, यह एक मासिक पत्रिका थी तहजीबुल अखलाक, ठीक है। और इसे किसने प्रारंभ की थी? तो इसे सर सैयद अहमद खां के द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, हाफलॉन्ग झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हाफलॉन्ग झील जो है वह असम में अवस्थित है, और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर, जानते ही होंगे। और आप कमेंट करके बताएंगे कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल या डैश या डैश या डैश, जो भी होगा आप बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो उस स्थिति में आप देखेंगे कहीं भी डाइजिन या किसी भी सिरप होगा तो उसमें एंटासिड लिक्विड होता है, ठीक है, वह अनडाइजेशन या इनडाइजेशन बोलते हैं उसको, अपच, उसकी स्थिति में, उस स्थिति में उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एंटासिड दवा को चलाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, कास्ट कोयला यानी कि वुड चारकोल बनाने के लिए लकड़ी डैश जलाते हैं? तो ऐसी स्थिति में वुड चारकोल बनाने के लिए वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है? तो सिल्वर धातु को पार्क विधि के द्वारा, पार्क मेथड है, ठीक है ना, इस पार्क मेथड के द्वारा प्राप्त किया जाता है सिल्वर धातु को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस की बात करें तो इसे प्रतिवर्ष अगस्त महीने के 19 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 19 अगस्त को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे नेफोस्कोप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बात करें आपसे एनीमोमीटर की, तो यह क्या करता है? पवन का वेग नापता है, पवन का वेग, ठीक है, पवन का वेग एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रेन गेज का अगर बात करें, रेन इससे स्पष्ट होता है, रेन मतलब वर्षा, ठीक है, तो किसी क्षेत्र में कितना वर्षा हुआ उसका निर्धारण इस रेन गेज के द्वारा किया जाता है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो यह वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, ठीक है। आपका डी अगर बात करें हाइग्रोमीटर की तो वह वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, यानी कि ह्यूमिडिटी को मापता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, एक्स किरणें नहीं दर्शाएंगी प्रक्रिया? पूछा गया है कि एक्स किरणें नहीं दर्शाएंगी प्रक्रिया, क्या चीज़ की प्रक्रिया जो है नहीं दर्शाएंगी? तो वह विवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? यह मार्केट लिंक योजना है, यानी कि मार्केट को एक दूसरे से कनेक्ट करने का, जिसका नाम है परवाज। और पूछा गया है कि यह भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर में, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो स्टार्टअप के लिए बेंगलुरु में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा एक शाखा का सृजन किया गया है, खोला गया है, तो वह क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक का बेंगलुरु में पहला स्टार्टअप शाखा हो जाएगा, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बात करें बेगल का तो इसका प्रयोग टेनिस खेल में, एक टेनिस खेल की एक शब्दावली है बेगल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास, ठीक है ना, एक सैन्य अभ्यास है, इसका नाम है युद्धाभ्यास, तो वह भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है या आयोजित किया जाता है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह सैन्य अभ्यास जिसको युद्ध अभ्यास के नाम से जानते हैं, यह भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का होता है ऑस्ट हिंद, ठीक है, ऑस्ट हिंद। और बात करें ऑप्शन बी की तो जापान यानी कि धर्म गार्जियन, आपको याद होगा धर्म गार्जियन, यह भारत और जापान के मध्य होता है। और फ्रांस के साथ जो है
वह भी कई तरह का युद्ध होता है, एक दो तरीके का है। अब यहाँ अगर बात की जाए धर्म गार्जियन 2023 का, तो इसका क्या था, धर्म गार्जियन जो 2023 में आयोजित किया गया था वह चौथा संस्करण था, 4th संस्करण था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, साबिन पुरस्कार यह जो है ये इसके कब स्टार्ट किया जाएगा, इसकी स्थापना की गई 2007 में, और यह जो है उभयचर के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, उभयचरों के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। तो नरेंद्र मोदी यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर के द्वारा क्या चीज़ उत्पन्न किया जाता है, तो स्टिमुलेटेड उत्पन्न किया जाता है, यानी कि उद्दीपित विकिरण। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, नेशनल मेरीटाइल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है। बात करें नेशनल मेरीटाइल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की, तो इसे गुजरात में बनाया जा रहा है, गुजरात में इसका विकास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना की बात करें तो इसे मेजिनी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जा रही है, तो वह हमारा प्यारा देश भारत बन गया है। और आप जानते होंगे कि प्रथम अर्थव्यवस्था के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, वह है अमेरिका। अमेरिका जो है अर्थव्यवस्था में शीर्ष देश है, अर्थव्यवस्था के मामले में, यानी कि इसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, दिल्ली है, जहां पे क्या किया गया है, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राखल लीला है ना, यह जो राखल लीला है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह क्या है, एक राज्य का क्लासिकल डांस है जो कि असम में होता है। राख लीला एक क्लासिकल डांस है जो असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है। तो उन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा बृहस्पति ग्रह है उसकी नई तस्वीरें जारी की गई है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, हरमट्टन पवनें किस मरुस्थल से चलती है। बात करें हरमट्टन पवन की, तो यह जो है वह आपका सहारा मरुस्थल से होकर चलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नील हरित शैवाल का क्या होता है, आगमन होता है, या वहाँ पे क्या होता है, उसका शुरुआत होता है। तो आंसर अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, नील हरित शैवाल के कारण। तो नील हरित शैवाल वहाँ पे उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, भूमि फिसलनदार हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जल दूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर बहुत इजी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जल दूत ऐप को लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं, यानी कि 16वें अटॉर्नी जनरल की बात कह रहा है। तो यह अगले अटॉर्नी जनरल यानी कि 16वें अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमनी, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, गंगा की निम्न में से कौन सी सहायक नदियाँ दाएं तट पर आकर मिलती है। ठीक है, दाएं तट पर आकर मिलती है कौन, गंगा की सहायक नदी, तो वह है यमुना। यमुना गंगा की सहायक नदी है जो क्या होती है, दाएं तट पर आके वहाँ पे गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41,
एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। एक्वा रेजिया की अगर बात की जाए तो यह HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण है एक्वा रेजिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? तो उसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। फतेह सागर झील किस राज्य में है? बात करें फतेह सागर झील की तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित विचारकों में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो ऐसा जो है वह अरस्तु और हीगेल, यह दो विचारक हुए थे। वह क्या करते थे? महिला समानता में, इक्वलिटी में बिलीव नहीं रखते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। वृद्धि वलय यानी कि ग्रोथ रिंग्स की अगर बात की जाए वह किसकी क्रिया से बनते हैं? तो यह वृद्धि विलय यानी कि ग्रोथ रिंग्स जो है वह कैम्बियम की क्रिया के द्वारा यह बनते हैं। होता क्या है दोस्तों यह कैम्बियम? तो पौधे में जो कैम्बियम होता है एक उत्तक होता है, ठीक है, जो पौधे की विकास के लिए, ठीक है, पौधे के विकास के लिए अविभाजित कोशिकाओं को प्रदान करता है। तो यह आपका कैम्बियम के बारे में थोड़ी जानकारी थी। यह होता है पौधे में कैम्बियम क्या होता है? एक सेल्स होता है, एक उत्तक होता है जो कि पौधे के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अविभाजित कोशिकाएं प्रदान करती है। यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? बात की जाए ट्रांजिस्टर की तो यह द्वितीय श्रेणी का कंप्यूटर है। और प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो प्रथम श्रेणी का कंप्यूटर ENIAC है, ENIAC यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। यह इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा, मतलब इसका पूर्ण रूप ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर हो जाएगा। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर जो है वह किस पीढ़ी का है? तो यह सेकेंड जनरेशन का है, यानी कि द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ कृषि भूमि की बात कर रहा है कि उसको छोड़ देना है। उसके अलावा जो अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क जो लगता है वह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह संघ सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा निर्भर करती है इसके आयाम पर, आवर्तकाल पर, विस्थापन पर। पूछा गया कि इन कथनों में, चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है? 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सारे सही हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर बात करें तो इसमें जो है आपका आयाम पर, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा निर्भर करती है आयाम पर, यानी कि पहले नंबर ऑप्शन की बात करें आयाम पर और आवर्तकाल पर, इन दोनों पर निर्भर करती है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया था? तो मूल्य संवर्धित कर की बात करें तो उससे पहली बार भारत में 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री अगर हम पढ़े तो फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, फिर इसके साथ हम लोग चल जाएंगे। प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात कह रहा है तो बिहार की प्रथम उप मुख्यमंत्री थी रेणु देवी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1 स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा था। यह 1 स्ट्रॉ रेवोल्यूशन जो है वह किनके द्वारा लिखा गया था? तो उसे मासानोबु फुकुओका ने लिखा था, फुकुओका, ठीक है। आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? मराठा सुनने में लगता है कि मराठी है, जबकि यह जो है अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले यानी कि स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ऐसा करने वाली अंडर 20 की बात कर रहा है। अंडर 20 कैटेगरी में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में यानी कि रेसलिंग की बात किया जा रहा है, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर अंतिम पंघाल बन गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मनुष्य में जैकोब्सन के अंग, ठीक है, जैकोब्सन की बात कर रहा है, तो उसके अंग यानी कि ऑर्गेज्म की बात कर रहा है, ऑर्गेन्स, ठीक है, ऑर्गेन्स की बात कर रहा है, तो उसका क्या तात्पर्य है? तो यह जोकोब्सन है। हिंदी में पढ़ने में ट्रबल होता है और इंग्लिश में आपको आसानी होता है, ठीक है, तो थोड़ा हिंदी को मिला लिया जाता है, थोड़ा इंग्लिश को। जैकोब्सन की बात किया जा रहा है, जैकोब्सन अंग की, तो यह जो है वह आपका अवशेषी अंग होता है, यानी कि बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मुंबई हाई में ONG ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात की जा रही है, तो ये ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो पहली बार इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी। 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? तो इसे CSIR के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका पूर्ण रूपेण होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, COUNCIL, काउंसिल ऑफ, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, ठीक है, SC साइंटिफिक की बात की जाए, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा इसका सही फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मुगल बादशाह अकबर ने किसे जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी? तो यह जड़ी कमल की उपाधि की बात की जाए तो यह उपाधि मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को प्रदान किया गया था। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार की मुद्रा की बात करें तो यह क्यात हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो वह कंपनी है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। यह क्या है? भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है यह एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है? तो भारत के आइसमैन के रूप में चुवांग नॉर्फेल को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? बात करें क्लोरोफिल की तो यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। तो यह किस में किया गया था? एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो यह किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है। इन्होंने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। आप जानते भी होंगे और बताइए कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट यह लिटन के द्वारा लाया गया था और इसे कब पारित किया गया यह आपको यहाँ पे बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि क्या होता है? देखिए इसलिए किया जाता है कि वो डेवलप करते हैं यानी कि वृद्धि करते हैं। देखिए ऑप्शन में कहाँ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन बी में कि यह संख्या में बढ़ सकते हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं सीधे लेकर रखा कि वृद्धि कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि कर सकते हैं यानी कि बढ़ सकते हैं, तो इसलिए यह सजीव है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इसमें से बिक्री कर, निगम कर, उपहार कर या ए और सी कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65।
क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि की बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सागर। यह कैस्पियन सागर जो है यह कुल 5 देशों के साथ सीमा बनाती है, कुल 5 देशों के साथ, इतनी बड़ी है। तो यह क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सार्वजनिक समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना में किया गया था, पूना में किया गया था। ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं। जो जीन इन रक्त समूहों की आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं इन्हें IA, IB, IO, ये IA, IB, IO क्या है? ये जीन है, ठीक है ना, जीन है ना। जो जीन इन रक्तों की रक्त समूह की आनुवांशिकता को यानी कि जेनेटिक्स को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, वह IA, IB और IO कहा जाता है। इनमें से किस जीन संयोजन में रक्त समूह A निर्मित होता है? ए की बात की जाए, ठीक है। अभी तो हम लोग डायरेक्टली इसको पढ़ लेते हैं, वैसे नहीं, जब तक इनका कंट्रीब्यूशन ना होगा तब तक वह ब्लड समूह नहीं बन पाएगा। तो पूछा गया है कि इनमें से IA, IB और IO जो है, पूछा गया कि इनमें से कौन जिन संयोजन में रक्त समूह A का निर्माण होता है। तो यहाँ पे IA या IAI, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखा रहा है। इस कंडीशन में अगर ऐसा हो तो ए रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ए बनेगा, या IAI हो तब बनेगा। यहाँ ये IAB है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो ऐसा शिकायत वह काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था। कौन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग की बात की जा रही है, अनुदैर्घ्य तरंग की नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंगे जो होती है, भूकंपीय तरंगे जो उत्पन्न होती है उसमें एस तरंगे जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। इसरो ने या इसरो को किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? अभी यहाँ पे प्रश्न पूछा है बना रहा है, जबकि वह लॉन्च भी किया जा चुका है। तो यह जो किया गया था, कब किया गया था? इसे जो है 14 जुलाई 2023, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से इसे लॉन्च कर दिया गया था। और लैंड कब किया था? तो यह लैंड किया था 23 अगस्त को यह लैंड किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बना रहा था, 2023 में किया गया था, तभी तो 2023 में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लेड होता है, यानी कि शीशा होता है। और इसे किससे डिनोट किया जाता है? तो इसे PB के माध्यम से डिनोट किया जाता है। लेड कहिए अथवा शीशा कहिए, है ना। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वेद का अंग नहीं है, यानी कि वेदांग नहीं है? तो यह हो जाएगा ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यकृत यानी कि लीवर द्वारा बनाया गया पित्त यानी कि बाइल, पित्त को बाइल कहते हैं, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? यानी कि लीवर द्वारा बनाया गया पित्त जो है वह पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है, यह आपको बताना है। तो यह जो है सिस्टिक डक्ट के माध्यम से जो है यह कहाँ पहुंचता है? गॉल ब्लैडर में पहुंचता है। आपका सही आंसर हो जाएगा सिस्टिक डक्ट, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन
संविधान के किस भाग में है? तो इसका वर्णन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित जो भी उपबंध किए गए हैं उसका जिक्र जो है भाग 5 में किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति होती है रबर और सिनकोना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? यानी कि ऐसा किसने कहा था कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत था? तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 77 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? बात करें पेन्नार परियोजना की तो यह कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? अगर न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जानी है तो इसके लिए संसदीय कानून प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि संसदीय कानून के द्वारा इसे बढ़ोतरी किया जा सकता है इसमें ज़रूरत होने पर। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, जो कि आपका सी में दिया गया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। अब 80 नंबर प्रश्न को आराम से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है। एक प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक संख्या को गलती से 3/2 से गुना करने के बजाय 7/5 से गुना कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है? देखिए ऐसा मान लेते हैं कि वह संख्या 100 है और गलती से 3/2 से करना है, जबकि हो जाता है 7/5। तो 3/2 से करेंगे तो क्या परिणाम होगा और 7/5 से करेंगे तो क्या परिणाम होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 140, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 150, यानी कि 150 हो जाएगा। तो क्या होगा, करना था 3/2 से, हो गया 7/5, तो क्या होगा, गलती का परिणाम कितने पर हुआ? तो यहाँ होना था आपको, आना था 150, आ गया 140। तो यहाँ होना चाहिए था आपका 150, हो क्या गया 140। तो कितना का अंतर हो गया 10 का, क्या आना चाहिए 150। तो क्या चीज़ कह रहा है, कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है? तो 10 परिवर्तन होता है कितना 150 में, आना 150 चाहिए था ना। तो इससे काटिए 50 से 3 बार में और ये 2 बार में 20/3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 6 18 हो जाएगा, 18 2 20, 20/3 यही है ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 में क्या कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 4800 में खरीदता है और इसे 30% की हानि पर बेच दिया। इस धनराशि से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 60% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ हानि क्या है? तो देखिए 4800 में खरीदा, यानी कि सीपी 4800 हो गया। यहाँ पे सीपी क्या हो गया 4800, ये 4800 हो गया सीपी, और इसे 30% की हानि पर बेचता है। तो 30% हानि होगा तो कितना हो गया 70/100, यहाँ कैंसिल हो गया ना। तो फिर क्या कह रहा है 7 8 56, 7 चौक 28, 29 30 31 32 और 33, जो कि 3360 हो जाएगा। 3360 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, लॉस हो गया ना उसका, इतना में मान लीजिए उसको वो बेचा है, ठीक है। तो बेचा तो फिर कोई ना कोई प्राइस आया, अब उस प्राइस पर इसको क्या करना है कि 60% लाभ यानी कि प्रॉफिट कमाना है। तो कितना करेगा 160/100, ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे और आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं 336 में 16 से, तो आपको क्या आता है, आपको आएगा 5 3 7 5 3 7 और 6 आएगा, 5376 आएगा। तो देखिए पहले वो कितना इन्वेस्ट किया था शुरुआत में 4800, तो इसके बीच का अगर अंतर की बात करें तो 5376, ठीक है, 5376 और 4800 वो शुरू में लगाया था, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। और अभी कितना आया 576, तो यह 576 का प्रॉफिट आएगा। आपको डायरेक्टली अगर प्रॉफिट पूछे तो 576 हो जाएगा, 576। लेकिन आपसे क्या कह रहा है
कि उसका कुल लाभ हानि क्या है, जो कि ऑप्शन में प्रतिशत में दिया गया है। तो 576 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितना में, शुरू में सीपी लगाया था 4800, तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे दोस्तों तो यह 8 से 6 बार में, और 8 7 जा 56, एक यहाँ पे इससे माइनस होकर निकलेगा और 16 हो जाएगा, 2 बार में ये कट गया और 6 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यह 12% उसका प्रॉफिट होगा और कुल प्रॉफिट 576 रुपया का हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 12% दिखा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 82 में क्या कह रहा है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो शुरुआती में यहाँ 3 का स्क्वायर था, फिर यहाँ पे 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे 6 7, तो 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 के बराबर होता है। 8 का स्क्वायर 64 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। देखिए इसको इस ट्रिक से बनाइए, 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो 8 वर्ष और लगेगा यानी कि 16 वर्ष, तो 3 गुना हो जाएगा। फिर 8 वर्ष और लगेगा, 24 वर्ष, 8 वर्ष बढ़ेगा तो क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना होने के लिए कितना लगेगा, 24 साल लगेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 साल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सोफिया और रोहन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं, दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं, रोहन और नवीन हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं, और कौन क्रिकेट नहीं खेलता। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोफिया। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है, खुद से आप बना सकते हैं, इतना इजी प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि सोफिया और रोहन, सोफिया थोड़ा सा समय लगेगा, सोफिया और रोहन अलग अलग हैं। यह दोनों क्या करते हैं, बैडमिंटन, BAD लिख देते हैं तो बैडमिंटन समझ जाएंगे, फुटबॉल को FOOT लिख देते हैं तो फुटबॉल खेलते हैं। ये दोनों सोफिया और रोहन ऐसा करते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है, दिनेश और राहुल, दिनेश और राहुल जो है, दिनेश और राहुल क्या करते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। क्रिकेट, क्रिक हो गया, और वॉली, VOLL, वॉली हो गया। तो यह क्या करते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं दिनेश और राहुल। फिर आगे क्या कह रहा है, रोहन और नवीन हॉकी खेलते हैं। रोहन और नवीन जो है यहाँ पे रोहन और नवीन हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन क्रिकेट नहीं खेलता है। अब देखिए यहाँ पे यह लोग जो है, अगर यहाँ पे अगर बात करें तो बैडमिंटन खेलने वाले में यहाँ भी क्रिकेट सम्मिलित है, यहाँ भी क्रिकेट सम्मिलित है, तो ये लोग तो क्रिकेट खेलते ही खेलते हैं। साथ साथ यहाँ पे क्या है, सोफिया है और रोहन है। तो ये सोफिया और रोहन, क्या रोहन क्रिकेट खेलता है, जो इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, रोहन क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है। तो मात्र सोफिया बची जो क्रिकेट नहीं खेलती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोफिया क्रिकेट नहीं खेलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस की बात की जाए तो इसे जो है वह लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें उन्होंने 3 मांगे रखी थी, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उनकी 3 मांगे थी, उसी को तीन मांगों को ही अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। 3 उन्होंने, थर्ड आप ऐसा कह सकते हैं कि 3 मांग रखा था अपना। एक मांग रखा था जिसमें किसानों को उनकी ज़मीन वापस कर दी जाए, दूसरा बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, और उन्होंने एक और मांग रखी थी, उसे आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए मैं ही बता देता हूँ, उन्होंने मांग रखी थी कि रूस को जो है ना उस युद्ध से क्या करना था, खुद को वापस ले लेना चाहिए। तो यह 3 मांगे लेनिन के द्वारा रखी गई थी, इसे ही अप्रैल थीसिस कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 86, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है।
बात की जाए भारत में शहरी जनसंख्या क्या, वह कुल जनसंख्या का लगभग जो है 31.2% है, जो कि आपका बी हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और यह आंकड़ा की अगर बात की जाए तो आप इस आंकड़ा को देखेंगे तो यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 के जनगणना के अनुसार ऐसा है, 31.2%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष जो है इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। ऐसा कौन सा धर्म मानता है? तो ऐसा मानना बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म यह मानता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है मृत्यु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? यानी कि अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन में है कि यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। ये तो सही है, मंत्रियों की कोई विशेष अधिकार नहीं था। पूछा गया है, बता रहा है कि मंत्रियों को इसमें कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ऐसा कह रहा है कि मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ले भी सकते थे और नहीं भी ले सकते थे, तो यह भी सही है। और चौथे नंबर में क्या कह रहा है कि मंत्री के पद अनुवांशिक थे, यानी कि अगर मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, मैं वहाँ पे मंत्री हूँ, तो मेरा आने वाला जो जनरेशन है वो मंत्री होगा, तो अनुवांशिक थे। ऐसा नहीं है, यह गलत है। वहाँ पे क्या किया जाता था, जो कुशल होते थे उन्हें उस पद पर नियुक्त किया जाता था। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत जो है कुबर महोदय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जन्म या जनक जो बोलते हैं उसके रूप में जाना जाता था? तो बंगाल के संदर्भ में कह रहा है कि मुस्लिम पुनर्जागरण का अग्रदूत कहिए या जनक कहिए, तो वह जनक के रूप में नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है या माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यानी कि कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष। ये जब से वो अपॉइंट होते हैं 3 वर्ष या 70 वर्ष अगर उनका कंप्लीट हो जाता है, तो वो इसमें से जो भी पहले कंप्लीट होता है उतना उनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की क्रॉसिंग में या काउंसिल जो होता है उसमें कौन एक सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन की अगर देखा जाए तो उसमें वारवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन ये उसमें सदस्य थे, लेकिन वेंसीटाट जो है उसका सदस्य नहीं था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में जो एक सदस्य नहीं थे वह थे वेंसीटाट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब की गई थी? बात करें औपचारिक स्थापना की तो इसकी स्थापना 31 मई 1952 को किया गया था, संसद की औपचारिक स्थापना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है? तो यह जो कुल्लू की घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है कुल्लू की घाटी, जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। 1987 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो इस पेंटिंग को जो है वह जोसेफ नोएल पैटर्न के द्वारा बनाया गया था। जोसेफ नोएल पैटर्न ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को जो समर्पण था उसका एक पेंटिंग बनाया था। उसमें महिलाओं की जो भूमिका थी उसको इस पेंटिंग के माध्यम से जोसेफ नोएल पैटर्न ने दर्शाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो यह राजमन्नार समिति की बात की जाए तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र और राज्य के संबंध में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को
मरुस्थल की श्रेणी में यानी कि डिजर्ट की श्रेणी में रखा जाता है या रखा गया है। तो जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थल यानी कि डिजर्ट की श्रेणी में रखा गया है। 98 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी कब दिया गया था। तो मास्टर दास जो है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे सूर्यसेन, जो कि चटगांव जो है चटगांव उसके लिए चटगांव जो हमला हुआ था उसके लिए उन्हें 12 जनवरी 1934 को फांसी पर लटका दिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार धावा बोला जाता है। सूर्यसेन जो है जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है उन्हें 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई। तो यह कविराज मार्ग की रचना जिसके रचयिता थे अमोघवर्ष, उन्होंने कन्नड़ भाषा में इसकी रचना की थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र का कहाँ अवस्थित है। तो यह केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो यह आपका देहरादून में अवस्थित है। इस प्रकार से यहाँ पे 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में सेट नंबर जो है 23 को डिस्कस किया जाएगा और 23 का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप सभी जो भी व्यूअर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनका क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जितने भी टेस्ट अगर आपके रह गए हैं बच गए हैं तो वहाँ से आप उस सारे टेस्ट को देख सकते हैं या टेस्ट को लगा सकते हैं। तो आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टेस्ट में।